गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस का चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूले हमने निकाले इनकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, इनका यूज क्या है। लेकिन इनकी एप्लीकेशन समझने से पहले और इनका यूज समझने से पहले हमें एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझना होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझना होगा क्योंकि इसकी जितनी भी एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसको आप यूज भी बोल सकते हो, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज भी बोल सकते हो, इनका जो कोर कॉन्सेप्ट है, मीन्स हम एप्लीकेशन के बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन हर एक न्यूमेरिकल का जो कोर कॉन्सेप्ट होगा वो कौन होगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझेंगे अच्छे से, क्या होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? इसकी दो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट समझते हैं पहले कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशनल फॉर्मूला कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। मींस कि मान लो आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उनको आप ऐड करना चाहते हो तो या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो उनके ऊपर जो कंडीशन होनी चाहिए एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि उन सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं, आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल सुनो ध्यान से, मान लो 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम, मैं पूछूं ये किसके बराबर होगा? क्योंकि आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी आ गई, एक तो 2 किलोग्राम, एक 3 किलोग्राम। फिजिकल क्वांटिटी समझते हो ना, जिनको हम मेजर कर सकते हैं इजीली। तो एक क्वांटिटी को मेजर किया वो 2 किलोग्राम पाई, एक दूसरी क्वांटिटी को मेजर किया वो 3 किलोग्राम पाई, ठीक है। और मैं कहता हूं इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करते आप बताओगे क्या कि सर ये हो गया किसके बराबर? 3 किलोग्राम के बराबर, है ना। आपने इस फिजिकल क्वांटिटी को और इस फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया, क्यों? क्योंकि इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो क्या है? सेम। ये क्या है? मास। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? कैपिटल एम। ये भी क्या है? मास। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? कैपिटल एम। और एक बात और ध्यान से सुनो, मास प्लस मास इज इक्वल टू क्या आएगा? मास। ये बात समझते हो? तो कभी भी ऐसा मत कर देना कि कैपिटल एम प्लस कैपिटल एम या डायमेंशनल फॉर्मूला एम प्लस डायमेंशनल फॉर्मूला एम इज इक्वल टू 2 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एम। नहीं, ये m ही होगा, क्योंकि इस मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, इसका m और इसका भी m ही होगा। कभी ये मत कर देना कि m प्लस m इज इक्वल टू 2m। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मास में मास ऐड करोगे तो मास, हम m और m ऐड नहीं कर रहे, हम मास के अंदर मास ऐड कर रहे हैं, तो हमें मास मिलेगा। हम ये बात समझ रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो m प्लस m 2m मत लिख देना, ठीक है, समझ आया? तो यही है हमारी पहली स्टेटमेंट कि सेम डायमेंशनल फॉर्मूले की फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हो? आप ऐड कर सकते हो। समझ आया? अब एक और एग्जांपल देता हूं कि 2 किलोग्राम प्लस 5 न्यूटन, और मैं आपसे पूछूं बताओ ऐड करके कितना आएगा? आप ऐड नहीं कर सकते। ये क्या है? 2 किलोग्राम जो कि मास है प्लस 5 न्यूटन, ये फोर्स है। मास के अंदर फोर्स को आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते, ये आप भी समझते हो, है कि नहीं। इन दोनों क्वांटिटी का ऐड करके यहां पे आप कोई भी क्वांटिटी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इस मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है कैपिटल एम और इस फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL_T-2। इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया कैपिटल एम, इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया mL_T-2। दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है? अलग। तो आप इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करके किसी तीसरी क्वांटिटी के बराबर नहीं लिख सकते। बात समझ में आई? यही क्या है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, किसकी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जेनिटी की जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? यही कहती है कि सेम डायमेंशनल फॉर्मूले की फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंट
डायमेंशनल फॉर्मूले की फिजिकल क्वांटिटी को आप ना तो ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते। पहली स्टेटमेंट समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। वो क्या कहती है, देखो, फिजिकल क्वांटिटी ऑन आइदर साइड ऑफ ए इक्वेशन हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। मींस मान लो आपके पास किसी भी फॉर्मूले की इक्वेशन है, वो मान लेते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये आपके पास कोई एक इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या कहती है कि कोई भी इक्वेशन की आइदर साइड मींस दोनों तरफ, ठीक है, जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, सेम डायमेंशनल फॉर्मूले की होगी। चलो करके देखते हैं। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, एक तरह से फॉर्म ऑफ द एनर्जी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगा, जो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL² T-2, ठीक है। यह हमने काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। अब इधर देखते हैं कि भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, वो क्या है, हाफ क्या है, कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। ये क्या है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M। बात समझ में आ गई। v वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L T-1 स्क्वेयर। तो सोल्व करो, m L² T⁻², ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। हमारे पास क्या थी, एक इक्वेशन थी। और ये जो इक्वेशन है इसकी दोनों साइड, एक तो साइड ये हो गई जिसको आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड ये हो गई जिसको आप बोल सकते हो राइट हैंड साइड। इन लेफ्ट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड सभी क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, बराबर। यही क्या है, दूसरी स्टेटमेंट, कि आइदर साइड ऑफ इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। मींस जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होगी ऑन द आइदर साइड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट अच्छे से समझ में। यहां देख सकते हो आप कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी फॉर्मूला क्या है हमारा, mL² T-2 है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही क्या है हमारी स्टेटमेंट सेकंड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये याद रखना, दोनों स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूले की फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड वन, अगर आपका डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है फिजिकल क्वांटिटी का, तो उन क्वांटिटी को ना तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते ना ऐड कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि मान लो आपके पास किसी भी फॉर्मूले की एक इक्वेशन है, तो उसके अंदर इक्वेशन के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा रिजल्टेंट, जैसे यहाँ पे क्या है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन राइट हैंड साइड का टोटल डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। दीज आर द टू स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल है वो करते हैं, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल, मैं चलो आपको एक इक्वेशन दे देता हूं कि v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू a t, ठीक है, कैपिटल ए ले लो, कैपिटल A T, ठीक है। और मैं आपको बोलूं फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला of capital A, where v is the velocity,
एंड टी इज द टाइम। आपके पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें इक्वेशन गिवन है v इज इक्वल टू कैपिटल A और T, और यहां पे आपको बताया गया है कि जो v है वो क्या है, वेलोसिटी, और जो t है वो क्या है, टाइम। तो आपको क्या बताना है कि फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A। तो हम क्या करेंगे कि इस किसी भी स्टेटमेंट में से कॉन्सेप्ट लगा देंगे। हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एक इक्वेशन गिवन है, तो एक इक्वेशन गिवन है तो स्टेटमेंट दूसरी क्या कहती है कि इधर जो राइट हैंड साइड है उसका टोटल डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू दी लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूला। बात समझ में आई? ये क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो बराबर होगा किसके, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AT। ठीक है, यह हमारी सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बराबर होगा किसके, राइट हैंड साइड के। लिख दो v का डायमेंशनल फॉर्मूला, v क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। a का मालूम नहीं, इसका निकालना है, लेकिन इस t का तो पता है, t का क्या है, कैपिटल T, क्योंकि t क्या है, टाइम। t क्या है, टाइम, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल T। a का निकालना है, इसको यहीं पे रखो, इस t को नीचे ले आओ। LT-1 डिवाइड बाई t इज इक्वल टू a। ये t जब ऊपर जाएगा तो -1 पहले से ही है, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इज इक्वल टू LT-2। समझ आया? देखो हमने क्या था, हमारे पास एक इक्वेशन थी और उस इक्वेशन के अंदर a गिवन था, कोई भी आर्बिट्रेरी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हमें मालूम नहीं थी वो क्या थी, इसको देख के पता लग गया, इसको देख के पता लग गया ये क्या है, एक्सेलरेशन। a क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है ना, बात समझ में आई? और इस a का क्या पूछ लिया उसने, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, जो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल था उसकी सेकंड स्टेटमेंट के अंदर से जो प्रिंसिपल निकल के आता है ना, सॉरी कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो लगाया हमने। बात समझ में आई? ठीक है, और आगे न्यूमेरिकल करते हैं कि मान लो आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है कि x इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस हाफ BT²। ठीक है, ये बात समझ में आई? ध्यान से सोचना, ये तो समझ में आ गया। अब इसमें सोचते हैं, और ये जो सेकंड न्यूमेरिकल है इसमें गिवन है कि x जो है वो हमारा है क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी बोल सकते हो। t क्या है, टाइम। ठीक है, देन फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक तरह से वो इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन ऑफ द मोशन। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, AT कर लो, ये कर लो। ठीक है, तो सेम वही, x क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, t क्या है, टाइम, और आपको बताना ये a क्या है और ये b क्या है। आप जानते हो, नॉर्मली जानते हो कि ये a क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और ये b जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन। क्योंकि क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², है ना। लेकिन मैंने ये अननोन दे दिए कि मैं नहीं जानता कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है और ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मुझे नहीं पता। मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, x इज इक्वल टू AT प्लस हाफ BT²। तो बताओ a और b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, और डायमेंशनल फॉर्मूला एक बार आप निकाल दो तो आपको फिजिकल क्वांटिटी भी समझ आ जाती है। ठीक है, तो पहला a पार्ट ये है, b पार्ट क्या है मैं एक और ऐड कर देता हूं, व्हाट इज यूनिट
ऑफ व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास ये एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, बराबर है ना। सेकंड वन, ये क्वांटिटी इसके अंदर ऐड हो रही है, ये क्वांटिटी इसके अंदर ऐड हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई सेम डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वही क्वांटिटी क्या होगी, ऐड होगी, और वही क्वांटिटी क्या होगी, सबट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका मीनिंग तो समझ में आ गया कि इसका इंडिपेंडेंटली डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका इंडिपेंडेंटली डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, बराबर होगा। सेकंड स्टेटमेंट से क्या पता लगता है कि इन दोनों का जो इंडिपेंडेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ध्यान से सुनो, दोनों स्टेटमेंट यूज हो रही है इसके अंदर कि ये क्वांटिटी इसके अंदर ऐड हो रही है, तो पक्का इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा किसके, इस क्वांटिटी के, है ना। और इन दोनों क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, इसके, है ना। वो बात आ गई कि भाई यहां लिख लेता हूं मैं, तो देखो उसमें क्या बात आ गई कि भाई 2 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 4 किलोग्राम, है ना। कि भाई मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इसका मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, और इज इक्वल टू मास आया तो इधर भी ये क्या है, मास डायमेंशनल फॉर्मूला m, ये क्या है मास, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m, निकल के क्या है, मास में मास ऐड करोगे मास मिलेगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा, m प्लस m इज इक्वल टू m। ये बात समझ में आई कि भाई सेम क्वांटिटी ऐड की, मींस सेम डायमेंशनल फॉर्मूले की क्वांटिटी ऐड की, और जो क्वांटिटी की, जो डायमेंशनल फॉर्मूले की क्वांटिटी ऐड की, वही डायमेंशनल फॉर्मूला हमें यहां मिलेगा, है ना। अब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 80 और हाफ BT स्क्वायर, ये दोनों की दोनों क्वांटिटी क्या हो रही है, इस तरह से ऐड हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या है, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम। और इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, जैसे इसका दोनों का अलग से डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर है, इसके बराबर, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, इन दोनों का x के बराबर। तो आप क्या लिख सकते हो कि भाई जो 80 का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बराबर होगा किसके डायमेंशनल फॉर्मूले के, x। सेकेंडली क्या लिख सकते हो कि ये जो हाफ BT स्क्वायर है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, x। ये लिख सकते हो, मींस इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, इंडिपेंडेंटली इसके, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, इसके। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि मास के अंदर मास ऐड होगा तो मास मिलेगा, मींस ये जो क्वांटिटी कुछ भी हो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बराबर होगा और इन दोनों का इंडिपेंडेंटली इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से, हाँ जी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला x के बराबर, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला x के बराबर। x क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। t क्या है, टाइम, तो इनका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, सॉरी a क्या है, कोई एक आर्बिट्रेरी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकालना है, ठीक है। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला, t टाइम, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल T इज इक्वल टू x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मींस एक तरह से लेंथ, ठीक है। a l डिवाइड बाई, यहां पे मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में हो जाएगा, एल टी माइनस 1। ए क्या आ गया हमारा, एल टी माइनस 1, खत्म। सेकंड, इनका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, हाफ क्या है, कांस्टेंट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। बी क्या है, निकालना है, पता नहीं कौन सी क्वांटिटी है। ये क्या है, टाइम। देखो ध्यान रखना कि ये जो हाफ है इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, क्योंकि कांस्टेंट जो क्वांटिटी होती है उनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। बी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा,
मालूम नहीं, क्योंकि यही तो हमें निकालना है। ये टी क्या है, ये हमें बता रखा है क्या है, टाइम। तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कैपिटल टी, टी के स्क्वायर है तो कैपिटल टी के भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है, ऊपर बोल रखा है डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक तरह से लेंथ, तो क्या हो गया कैपिटल एल। बी, बी इज इक्वल टू आ गया क्या, कैपिटल एल डिवाइड बाई टी की पावर 2, इसको ऊपर लेके जाओगे तो एल टी माइनस 2। बात समझ में आ गई। तो हमने पहला पार्ट कर दिया कि फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ए एंड बी। तो ए का क्या आ गया, एल टी माइनस 1, ठीक है। बी का क्या आ गया, एल टी माइनस 2। बात समझ में आ गई, डन काम। तो देखो ये इक्वेशन एक तरह से कौन सी थी हमारी, एस डिस्प्लेसमेंट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो देखो हम ये फॉर्मूला आपको आता है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है। तो देखो टी के साथ यू आया, यू आया मींस एल टी माइनस, क्योंकि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, और यही निकल के आया हमारा। ये क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस 2, यही निकल के आया। तो देखो हमने ये देखा था कि ये ए और बी कोई आर्बिट्रेरी फिजिकल क्वांटिटी है, जानते हो आप, बट मान के चले थे इस न्यूमेरिकल में। लेकिन पूरा न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद हमें देखा कि ये जो एक्चुअल में होते हैं, जो एक्चुअल फॉर्मूले में जो होते हैं वही निकल के आया। ये ए क्या आया, वेलोसिटी। फॉर्मूले की शक्ल देखते ही याद आता है कि ये एल टी माइनस 1 तो क्या है वेलोसिटी, एल टी माइनस 2 क्या है, बी क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये याद रखना, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया था कि आपको समझ आए थोड़ा। अब पूछा है क्या, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए एंड बी। तो यूनिट कुछ कोई सी भी लिख सकते हो आप, एस आई लिख सकते हो, ठीक है, जिसको हम एम के एस भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हम इंडिया में ये यूज करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट एम के एस वाला ही, ठीक है। और सी जी एस में भी लिख सकते हो, एफ पी एस में भी लिख सकते हो। ध्यान रखना इसमें जो फंडामेंटल जो बेस यूनिट होती है, बेस यूनिट जिसे बोलते हैं, वो क्या होती है 1 मीटर 1 किलोग्राम 1 सेकेंड। इसकी बेस यूनिट क्या होती है 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम 1 सेकेंड, 1 फुट 1 पाउंड 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट मैं करवा चुका हूं, बेस यूनिट भूल मत जाना। बेस यूनिट क्या होती है इनकी 1 मीटर 1 किलोग्राम 1 सेकेंड, 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम 1 सेकेंड, 1 फुट 1 पाउंड 1 सेकेंड, ठीक है। बेस यूनिट है ये, ठीक है। आगे आएंगी बेस यूनिट, तो ध्यान रखना कि बेस यूनिट ये होती है, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट की जो बेसिक यूनिट होती है उन्हें बोलते हैं बेस यूनिट, ठीक है, जहां से वो स्टार्ट होती है। तो इसकी हम इंडिया में मोस्टली कौन सी यूज करते हैं, एम के एस। तो एम के एस लिख दो, एल टी माइनस 1, एल एम के एस में मीन्स लेंथ किस में, मीटर में, तो मीटर। टी माइनस 1 मतलब टाइम इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो गई यूनिट किसकी, ए की। हो गया ना, डायमेंशनल फॉर्मूले से कितना इजीली लिख दी, ठीक है। कोई ये इससे पूछ ले कि सीजीएस लिखो तो आप हटाक दे से लिख दोगे। क्या है एल, एल क्या है लेंथ, लेंथ को किस में लोगे सेंटीमीटर। टी इनवर्स मींस टाइम का इनवर्स, टाइम को किस में लेते हो सीजीएस में सेकंड में। बात समझ में आ गई। वैसे ही अगर आपसे कोई एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में पूछे तो भी आप हटाक दे से लिख सकते हो। एल क्या है लेंथ, तो लेंथ को एफपीएस में क्या कैसे मेजर करते हो, किस में मेजर करते हो फुट के अंदर, टाइम को सेकंड के अंदर। तो किसी भी इस डायमेंशनल फॉर्मूले से हमें हेल्प मिलती है कि आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर आप यूनिट लिख सकते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। बात समझ में आ रही है ना। अब इसकी लिख दो, ये क्या है एक तरह से एल टी माइनस 2 एक्सेलरेशन है। लिखो इसकी यूनिट एल, एम के एस में ही लिखेंगे, ठीक है, ऐसा यूनिट में ही। एल, एल को एम के एस यूनिट में किस में मेजर करते हैं, मीटर में। टी इनवर्स मींस सेकंड इनवर्स। आप इस सिस्टम ऑफ यूनिट में भी इसकी यूनिट लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, और कोई अपना आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ यूनिट में बना के आपको भी दे दूं कि भाई ये इस तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करो, तो भी आप इजीली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आ गया समझ। और देखो
अब ये मिटा देता हूं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट दिमाग में रखना। मान लो आपके पास एक और क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस बी टी, ठीक है। P यहां पे मैं दे देता हूं पावर, x दे देता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट, t दे देता हूं मैं टाइम, और मैं फिर आपको बोल दूं फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सेकंड, आल्सो राइट डाउन इट्स CGS यूनिट। मीन्स आपके पास ये क्वेश्चन है या एक इक्वेशन है, P इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई बी टी, ठीक है। ये आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है और उसमें जो नॉन क्वांटिटी है वो आपको गिवन है। P क्या है? पावर, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, t क्या है? टाइम। तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है किसका? A और B का। तो पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि A और B जो आपने निकाले उनकी CGS यूनिट लिखो। कौन सी यूनिट लिखो? CGS। तो करना स्टार्ट करें। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही क्या पता लगता है कि इस क्वांटिटी में से ये क्वांटिटी क्या हो रही है? सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये क्वांटिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, मींस एक तरह से क्या है? लेंथ। तो लेंथ किस में से घट सकती है? लेंथ में से ही घट सकती है। देखो समझ आ रही है बात कि A में से एक्स स्क्वेयर घट रहा है, समझ रहे हो? तो A में से लेंथ का स्क्वेयर घट रहा है, A में से लेंथ का स्क्वेयर घट रहा है, तो पक्का पक्का ये भी क्या होगा? लेंथ का ही स्क्वेयर होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट हमें पता लग गया, क्या वो क्या होगा? L स्क्वेयर, ठीक है। जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा, क्योंकि होमोजेनिटी की फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? सेम डायमेंशनल फॉर्मूले की ही क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो सकती है या ऐड हो सकती है, ठीक है। अब A में से एक्स स्क्वेयर घट रहा है, एक्स स्क्वेयर घट रहा है मीन्स लेंथ का स्क्वेयर घट रहा है, तो 110% A भी क्या होगा? लेंथ का स्क्वेयर ही होगा। तो इसका तो डायरेक्ट क्या निकल के आ गया? L स्क्वेयर, ठीक है। तो हमारा जो ये पूरा फॉर्मूला है ये क्या बन गया? P इज इक्वल टू L स्क्वेयर डिवाइड बाई बी टी। ध्यान से देखना क्या किया मैंने। लेंथ का स्क्वेयर ये पता लग गया हमें कि A का डायमेंशन फॉर्मूला तो क्या होगा? लेंथ का स्क्वेयर, क्योंकि लेंथ का स्क्वेयर में से लेंथ का स्क्वेयर घटी, क्या बची? लेंथ का स्क्वेयर ही बची, ठीक है। मैं फिर बता देता हूं कि मास में से मास घटेगा तो मास ही बचेगा। ऐसे मत कर देना m माइनस एम कट गया 0, नहीं भाई ऐसे मत कर देना। हम m और m को घटा नहीं रहे, हम मास में से मास घटा रहे हैं, मास बचेगा। उस तरह से सोचना है, बार बार बता रहा हूं मैं आपको। m में m ऐड करोगे तो 2m मत लिख देना, क्या लिखोगे? m ही। क्या सोच के कि मास में मास ऐड करेंगे तो मास आएगा। मास का डायमेंशनल फॉर्मूले में मास का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐड किया तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आया। मास के डायमेंशनल फॉर्मूले में से मास का डायमेंशनल फॉर्मूला घटाया तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आया, ठीक है। कभी ऐसा मत कर देना कि m माइनस एम कट गया 0 बचा, नहीं भाई। मास में से मास घटाओगे मास बचेगा। हम m को ना तो ऐड कर रहे हैं और m को ना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम मास का खेल कर रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला का खेल कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे A का डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आ गया, क्या आया अपना? L स्क्वेयर, क्योंकि
ए में से एक्स स्क्वायर घट रहा है, एक्स स्क्वायर मतलब डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर। अब इसमें से एल का स्क्वायर घट रहा है तो 100% ए का क्या आया, एल स्क्वायर। जब एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटेगा तो एल स्क्वायर बचेगा। समझ आई बात है ना? तो एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटा, एल स्क्वायर आया। बी एज इट इज, टी एज इट इज। ठीक है, ये क्या है, पावर मींस वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टाइम का स्क्वायर, सॉरी अपॉन टाइम। ये तो हो गया क्या, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। एल स्क्वायर यहां पे आया, बी का मालूम नहीं, टी का कैपिटल टी, बचा किसका, बी का बचा। बाकी सब डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास है, कर दो। बी को इधर ले आओ, बाकी सभी को नीचे ले जाओ। एल स्क्वायर टी, ये क्या हो गया, देखो एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, ये देखो टी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। ठीक है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ये टी और ये टी। ठीक है, तो ऊपर बच गया 1 डिवाइड बाई एम ठीक है ना, ये तो मैथमेटिक्स है, समझ आ रहा है। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, यहां पे क्या बचा, टी, टी इसके साथ ऐड होगा तो इट -2। ठीक है, ए और बी दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले निकल गए। अब क्या पूछा है सेकंड सवाल, कि इनकी सीजीएस में यूनिट लिखो, तो लिख दो, क्या आफत है, कोई आफत नहीं है। ए क्या आया, ए हमारा आया एल स्क्वायर। ठीक है, किस में लिखनी है, सीजीएस में। तो सीजीएस में लेंथ को किस में मेजर करते हो, सेंटीमीटर। तो लो भाई साहब, इसकी यूनिट आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। ये क्या आया, m की पावर -1 और टी स्क्वायर। मास को सीजीएस में किस में मेजर करते हो, ग्राम में, टाइम को सेकंड में। तो लिख दो, b की यूनिट क्या आ गई, तो b की यूनिट आ गई ग्राम इनवर्स सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट आपसे किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में पूछ ले, आप फटाक दे से लिख सकते हो, है कि नहीं, यस सर नो। अब आगे एक और न्यूमेरिकल ले लो। ठीक है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, 10th में पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा। ठीक है, और ये जो लैम्डा है ये क्या है, लैम्डा स्क्वायर कर लो। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। मैं सब लिख देता हूं, म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पता नहीं क्या होगी इससे पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, और क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सेकंड क्या है, राइट डाउन यूनिट ऑफ ए एंड बी इन एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलो, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है,
जिसको आप ये भी लिख सकते हो c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको v लिख सकते हो, है ना। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो किसके बराबर होता था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो किसके बराबर होती थी, c मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ऊपर वेलोसिटी नीचे वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूले से कट जाएगा, l t-1 l t-1 इज इक्वल टू क्या आया, 1। बात समझ में आ रही है। तो इसका मीनिंग क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनल लेस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनो। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर है, तो ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और ये पूरा भी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जुड़ेगा तभी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। भूल मत जाना, मास में मास ऐड हुआ, मास मिला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जुड़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला। तो इसका मीनिंग क्या है कि ए भी एक तरह से इंडिपेंडेंटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, m0 l0 t0, मतलब डायमेंशन लेस। इस जैसे म्यू का कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी का डायमेंशन, नीचे वेलोसिटी का डायमेंशन, दोनों से कैंसिल, और म्यू क्या आ गया, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। वैसे ही ए जो क्वांटिटी है ये भी इंडिपेंडेंटली क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि नहीं। तो ये कैसी क्वांटिटी आ गई, डायमेंशन लेस। अब बात क्या करते हैं कि ये जो b अपॉन लैम्डा स्क्वायर है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर। ठीक है, b मालूम नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, निकालना है। l क्या है, वेवलेंथ, मींस एक तरह से लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ है तो भाई साहब l का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर आ गया, m0, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, l² t0, खत्म। समझ आई। यूनिट लिख दो किसमें, एफपीएस सिस्टम में। मींस यहां पे एक ही लिखोगे तो इसका मीनिंग क्या है, ये डायमेंशन लेस है, मींस कोई भी इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो इसका मीनिंग इसकी नो यूनिट, कोई यूनिट होगी ही नहीं। यहां पे b क्या है, l², और l को मींस एक तरह से लेंथ को एफपीएस सिस्टम में किस में मेजर करते हो, फुट में। तो l जो ये b है उसकी जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई, फुट स्क्वायर। ठीक है, तो समझ आया होमोजेनिटी प्रिंसिपल, किस प्रकार से दो चीज ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और एक इक्वेशन के दोनों तरफ जो जितनी भी क्वांटिटी होगी उनका रिजल्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, बराबर। ठीक है, ये वीडियो अच्छे से समझना।